हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशी देवांगन संविधान के क्विक रीजन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। ठीक है, इससे पहले हमने राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लिए हैं। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया, राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया हमने देखी है। आज हम राष्ट्रपति की शक्तियों के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे भी एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं, चाहे सीजीपीएससी हो, व्यापम हो, रेलवे हो, एसएससी हो या सीजीपीएससी का मेंस हो, है ना। सभी में इस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कर्तव्य। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं हम उसे इन 8-9 तरह से डिवाइड करके पढ़ेंगे कि उनकी कार्यकारी शक्तियाँ क्या है, विधायी शक्तियाँ क्या है, वित्तीय शक्तियाँ क्या है, न्यायिक शक्तियाँ क्या है, सैन्य शक्तियाँ क्या है, आपातकालीन शक्तियाँ क्या है। ठीक है, राष्ट्रपति की वीटो पावर क्या है, कूटनीतिक शक्ति क्या है, स्वविवेकी शक्ति क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कार्यकारी शक्तियाँ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य, ठीक है, भारत सरकार के जितने भी शासन संबंधी कार्य होते हैं वह राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ठीक है, करता प्रधानमंत्री है, संसद करती है ना, मंत्री परिषद करती है, लेकिन किसके नाम पर होगा कार्य? राष्ट्रपति के नाम पर होगा, क्योंकि लास्ट में राष्ट्रपति के ही तो हस्ताक्षर के लिए जाता है ना। तो भारत सरकार के जो भी सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, आपको याद रखना। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। हम इसे अभी कार्यकारी शक्ति में पढ़ रहे हैं कि जो राष्ट्रपति है वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। यही हम स्वविवेकी शक्ति में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी से याद रख लीजिए कि आप कार्यकारी शक्ति में पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रपति क्या करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वह उनकी स्वविवेकी शक्ति का भी एक भाग है। ठीक है, तो उसमें डील करूंगी कि वहाँ वो कैसे है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है वो एक एग्जीक्यूटिव पावर है। ठीक है, और उसकी सलाह पर, मतलब प्रधानमंत्री की पहले नियुक्ति करेगा, फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। कौन? राष्ट्रपति। ये भी उनकी कार्यकारी शक्तियाँ हैं। ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, महानियंत्रक लेखा परीक्षक, ठीक है, यानी कैग, महान्यायवादी की कैग की नियुक्ति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यूपीएससी के अध्यक्ष हो गए, वित्त आयोग के अध्यक्ष हो गए, राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, तो जो भी कार्यकारी मतलब कार्य जो इस टाइप के नियुक्तियां हैं, है ना, जो नियुक्तियां करने का पावर है वो क्या है? कार्यकारी शक्ति है। न्यायालय वाला छोड़कर, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, है ना, जो जुडिशरी पावर है उसे छोड़कर, ठीक है, जो नियुक्तियां हैं वो आपकी कार्यकारी शक्तियों का भाग है। ठीक है, महान्यायवादी, कैग, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, यूपीएससी के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष और राज्यपाल, इन सभी की नियुक्तियां क्या है? राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां है। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी एससी व एसटी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, आयोग की नियुक्ति कर सकता है, या और ये किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, तो एससी, एसटी, ओबीसी आयोग, संबंधित आयोग की नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, केंद्र व राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद का नियुक्ति कर सकता है केंद्र और राज्य के मध्य। ठीक है, केंद्र से प्रशासनिक कार्यों से संबंधित जानकारी मांग सकता है। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, आगे इनकी विधायी शक्तियाँ देखते हैं। तो विधायी शक्तियाँ क्या है? अनुच्छेद 79 में दिया है। ठीक है, अनुच्छेद क्या है? 79 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ दिया है। क्या शक्ति है? कि राष्ट्रपति भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग है ना। ठीक है, अतः इस रूप में उसे विधायी शक्तियाँ प्राप्त है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि संसद किससे किससे बनती है? लोकसभा से, राज्यसभा से और
राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर आपकी संसद बनती है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति संसद का क्या है, अभिन्न अंग है, अतः इस रूप में उसे विधायी शक्तियाँ प्राप्त है। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, संसद के दोनों सदनों, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, सदनों का आह्वान करता है। जो सत्र चलते हैं ना, यहाँ पे सत्र लिखना भूल गई हूँ मतलब। ठीक है, तो सत्र जो होते हैं, चाहे लोकसभा का सत्र चल रहा हो या राज्यसभा का सत्र चल रहा हो, उसका आह्वान करना यानी बुलाना, सत्र को बुलाना, वह सत्रावसान करना, यानी जो सत्र चल रहा है, बैठकें चल रही है, जितने भी दिन की चल रही होंगी, जब सारी बैठकें कंप्लीट हो जाएंगी तो लास्ट में जो बैठक का ख़त्म करना, मतलब पर्टिकुलर डे का नहीं, वो पूरा सेशन, सत्र है ना, चाहे वो 1 महीने का हो, 15 दिन का हो, 20 दिन का हो, जो कंटिन्यू एक सत्र पूरा चल रहा है, जो स्टार्ट होगा यानी आह्वान करेगा। ठीक है, और जब पूरा सत्र खत्म हो जाएगा तो उसका सत्रावसान करेगा यानी समाप्त करेगा। ठीक है, तथा लोकसभा को विघटित कर सकता है। ये सारी क्या है, विधायी शक्तियाँ, जो भी विधि से रिलेटेड आएंगी ना, जो विधि का निर्माण करती है जैसे संसद है ना, तो इस संसद से रिलेटेड जो शक्तियाँ होंगी वो विधायी शक्तियाँ होंगी। ठीक है, राष्ट्रपति की। तो प्रत्येक चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष में प्रथम अधिवेशन को राष्ट्रपति संबोधित करता है। ठीक है, प्रत्येक चुनाव के बाद, जैसे ही मतलब लोकसभा का चुनाव हुआ है ना, और पहला सम्मेलन हुआ, ठीक है, तो उसको संबोधित कौन करेगा, राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखेंगे। ठीक है, संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है। लेकिन देखो, संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 108 में है, पर अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करता। लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति बुलाएगा। अनुच्छेद 108 में ये शक्ति उसको प्रदान है, पर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकसभा का मतलब संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 तथा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। अभी संशोधन हुआ है एंग्लो इंडियन से रिलेटेड, तो आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में क्या 12 सदस्यों की क्या करता है, नियुक्ति करता है, मनोनीत करता है। ठीक है, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको एक चीज़ और याद रखना है कि जो राष्ट्रपति है वो आर्टिकल 123 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आर्टिकल 123 123 के तहत उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। किसको, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, और ये सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। क्यों, क्योंकि जब दोनों सदन सत्र में नहीं होते, ना लोकसभा सत्र में है ना राज्यसभा सत्र में है, ठीक है, और संघ व समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, याद रखेंगे, संघ और समवर्ती सूची का जो विषय है उस पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश क्या है, एक टेम्पररी कानून, मतलब उन्होंने बनाया, क्योंकि कोई भी सत्र जो है अभी नहीं चल रहा है, कोई भी सदन का सत्र नहीं चल रहा है, और पर्टिकुलर जो टॉपिक है, जो भी बातें हैं, उसके ऊपर कानून बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अध्यादेश के जरिए वह कानून बना सकता है। ठीक है, अब इससे महत्वपूर्ण फैक्ट और एक चीज़ मैं बताती हूँ आपको कि इसे कानून बनने के लिए, ठीक है, अभी तो अध्यादेश जारी हो गया, अध्यादेश जारी कर दिया किसने, राष्ट्रपति ने, आर्टिकल 123 के तहत। लेकिन उसे कानून का रूप लेने के लिए, मतलब अधिनियम बनने के लिए, पारित 6 सप्ताह के भीतर किसी भी सत्र में, ठीक है, संसद के सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है, ठीक है, अध्यादेश क्या है, अध्यादेश को कानून बनने के लिए संसद सत्र के प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है, और अगर ये मान लो स्वीकृत नहीं हो पाता, नहीं करवा पाते, तो ये अधिकतम सिर्फ 6 माह तक ही वैलिड होगा।
जो भी अध्यादेश जारी होगा वो अधिकतम 6 माह तक ही वैलिड होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे कौन सी शक्ति आएगी, वित्तीय शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति को कुछ वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त है, जैसे धन विधेयक। धन विधेयक पर राष्ट्रपति को क्या शक्ति प्राप्त है कि जो कोई भी धन विधेयक संसद में, लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है। ठीक है, धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है, मतलब लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो बताएगा कि ये धन विधेयक है कि नहीं। कौन बताएगा? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, वो हम बाद में संसद वाले टॉपिक पे डील करेंगे। यहाँ मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति है उसमें धन विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना धन विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक है, अनुदान या वित्त की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। ठीक है, चाहे अनुदान हो या वित्त की मांग हो, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। भारत की संचित निधि से अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। ठीक है, भारत की संचित निधि से अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, केंद्र व राज्य के मध्य राजस्व वितरण के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। तो वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वित्तीय शक्ति में आगे उनका। ठीक है, आर्टिकल 280 में है वित्त आयोग के बारे में। ठीक है, तो वित्तीय शक्ति आई होप आपको समझ में आ गई होगी। क्या है? धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्वानुमति के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं होगा। कोई भी अनुदान या वित्त की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। भारत की संचित निधि से अग्रिम भुगतान की व्यवस्था राष्ट्रपति कर सकता है। केंद्र व राज्य के मध्य राजस्व वितरण के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में किसका गठन करता है? वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है, आगे देखते हैं न्यायिक शक्तियाँ। तो न्यायिक शक्तियाँ क्या है? राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्च व उच्चतम न्यायालयों के उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। मैंने अभी आपको बताया कि नियुक्ति वाले जितने भी नियुक्तियां हैं वह कार्यकारी शक्तियां हैं, लेकिन न्यायपालिका वाले को छोड़ के, जुडिशरी को छोड़ के, है ना, क्योंकि इसमें जो भी है वो न्यायिक शक्तियां होंगी। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्च व उच्चतम न्यायालयों के उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय से किसी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकता है। राष्ट्रपति की एक न्यायिक शक्ति है, ठीक है, कि वह उच्चतम न्यायालय से, मतलब सुप्रीम कोर्ट से किसी भी टॉपिक पर, किसी भी विधि पर, तथ्य पर सलाह ले सकता है, लेकिन वह सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। सलाह तो ले सकता है, उसको ठीक लगा तो माने, ठीक नहीं लगा तो नहीं माने, बाध्य नहीं है। ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है। और न्यायिक शक्ति में ही आपका एक आ जाता है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। ठीक है, क्षमादान की शक्ति मतलब राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? किसी भी जो मुजरिम है उसकी जो भी उसको सज़ा हुई है उसको या तो क्षमा कर सकता है, ठीक है, क्षमा कर सकता है, या फिर उसका प्रविलंबन कर सकता है, या फिर लघुकरण कर सकता है, परिहार कर सकता है, विराम कर सकता है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, क्षमा में क्या करता है? दोषी को दिया हुआ दंड पूर्णतः समाप्त कर देता है। ठीक है, किसी भी दोषी है उसको किसी भी प्रकार का दंड दिया गया है तो क्षमादान की शक्ति में वो क्षमा में क्या करता है? उसका जो भी दंड दिया हुआ है उसको पूर्णतः समाप्त कर देता है। प्रविलंबन, प्रविलंबन में क्या करता है? किसी दंड को अस्थायी रूप से टालता है। ठीक है, अस्थायी मतलब टेम्पररी सस्पेंड कर देता है। टेम्पररी सस्पेंड कर देता मतलब जैसे किसी को मृत्यु दंड हुआ है तो उसे कुछ समय के लिए उसको टाल देगा। जैसे कल सुबह किसी को फांसी की सज़ा होने वाली है, उसको कुछ दिनों के लिए या 24 घंटे के लिए, कुछ भी जो भी समय होगा उस समय तक के लिए टाल देगा, लेट करेगा, है ना, सस्पेंड कर देगा। तो ये क्या होगा? आपका प्रविलंबन होगा। लघुकरण में क्या होता है? दंड का जो स्वरूप को बदल देता है। जैसे किसी को मृत्यु दंड हुआ है तो उसको आजीवन कारावास में बदल सकता है। ठीक है, तो लघुकरण में क्या होगा? वो जो भी प्रकृति है उसका स्वरूप है वह बदल जाएगा। ठीक है, जैसे मृत्यु दंड से आजीवन कारावास में बदल गया। ठीक है, वैसे ही परिहार में क्या होता है? सजा की प्रकृति नहीं बदलती,
जैसे मैंने भी बताया कि लघुकरण में क्या हो रहा है, सजा की प्रकृति बदल जा रही है, मृत्युदंड से आजीवन कारावास हो जा रहा है। लेकिन परिहार में सजा की प्रकृति तो वही रहती है, लेकिन अवधि कम हो जाती है। अवधि मतलब समय, टाइम ड्यूरेशन। जैसे किसी को मान लो 5 साल के लिए सश्रम कारावास की सजा हुई है, कठोर कारावास की सजा हुई है, तो उसकी प्रकृति तो वही रहेगी, कठोर कारावास ही रहेगा, सश्रम कारावास ही रहेगा। लेकिन 5 वर्ष से उसको घटाकर हो सकता है 3 वर्ष कर दे, 2 वर्ष कर दे, वह राष्ट्रपति के ऊपर है। ठीक है। विराम, विराम में क्या होता है, अच्छा एक परिहार बचा है ना, तो परिहार में क्या होता है, सजा की, अच्छा ये तो मैंने बताया ना, परिहार में सजा की प्रकृति को बदले बिना ही जो क्या करता है वो अवधि को कम कर देता है, कौन, राष्ट्रपति। ठीक है। विराम में क्या होता है, कुछ विशेष परिस्थिति में अपराधी की सजा को कम कर सकता है। ठीक है। कैसी विशेष परिस्थिति, जैसे किसी की को शारीरिक अपंगता हो गई, या कोई महिला जो है वह गर्भावस्था की अवधि में है ना, तो उस समय जो है उसकी जो भी सजा हुई है उसको कम कर सकता है। ठीक है। तो आपको क्षमादान की शक्तियों में 5 टाइप के याद रखने हैं, क्षमा, प्रविलंबन, लघुकरण, परिहार, विराम। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सैन्य शक्तियाँ, तो राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी सैन्य शक्ति है। तो राष्ट्रपति क्या होता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। मैंने पहले भी बताया था इससे पहले के लेक्चर में कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के, जैसे थल सेना, नौसेना, वायुसेना, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। ठीक है। वह युद्ध या इसकी समाप्ति की घोषणा, मतलब राष्ट्रपति क्या करता है, युद्ध या इसकी समाप्ति की घोषणा करता है, लेकिन संसद के सलाह के अनुसार करता है। पर कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर, संसद की सलाह पर। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आपातकालीन शक्तियाँ। तो आपातकालीन शक्तियाँ क्या है, आपातकालीन शक्तियाँ आपका अनुच्छेद 352 से 360 में आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। तो राष्ट्रपति जो है 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है। कौन कौन से आपातकाल देखते हैं। एक है अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल 356 में है आपका राष्ट्रपति शासन, और 360 में है आपका वित्तीय आपातकाल। ठीक है। तो आपका क्या क्या बताया मैंने, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। आपातकाल 352, 356, 360। तो राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। ठीक है। 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन। ठीक है। और 360 में वित्तीय आपातकाल। तो मैं आपको बता दूं, अभी आपको ये याद रखना है, 360 वित्तीय आपातकाल अभी एक बार भी नहीं लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है 3 बार, है ना, इन 2 बार तो इंदिरा गांधी के समय ही लग गया था। ठीक है। और राष्ट्रपति शासन तो लगते रहता है। ठीक है। राष्ट्रपति शासन तो लगते ही रहता है। ठीक है। तो आपको एक चीज़ और बताती हूँ मैं,
तो अभी आपको सिर्फ राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनमें एक आपातकालीन शक्तियां हैं, इनको भी याद रखना है कि अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपातकाल है। इसे हम सेपरेट लेक्चर में अलग से डील करेंगे जब हम भाग 18 पढ़ेंगे, ठीक है। आपातकालीन विशेष उपबंध पढ़ेंगे ना, उसमें ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्लॉसेस हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे की शक्तियाँ। और क्या शक्ति है? राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ, ठीक है। तो राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ, राष्ट्रपति के पास किस प्रकार की शक्तियाँ हैं, कौन कौन सी वीटो शक्तियाँ हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो पहला है आत्यांतिक वीटो, दूसरा है निलंबनकारी वीटो और तीसरा है पॉकेट वीटो, ठीक है। तो आत्यांतिक वीटो में क्या करता है राष्ट्रपति? जो भी गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक है, गैर सरकारी सदस्य मतलब जो मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं है पर लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, ठीक है, निजी सदस्य हैं, निजी सदस्य बोला जाता है इनको, जो मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं है, ठीक है। तो जो गैर सरकारी सदस्य हैं उनके विधेयक के संबंध में ये आत्यांतिक वीटो का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करता है राष्ट्रपति? विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है, उस पर अनुमति नहीं देता, ठीक है। आत्यांतिक वीटो को क्या करता है? वो अपने पास सुरक्षित रख लेता है आत्यांतिक वीटो में विधेयक को, ठीक है, उस पर कोई अनुमति नहीं देता। निलंबनकारी वीटो में क्या करता है? संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज देता है। निलंबनकारी में क्या करता है कि जो भी विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए आता है उसे वह एक बार देखता है, बोलता है कि ठीक है मैंने इसे देखा, मुझमें इसमें कुछ कमियां नज़र आ रही है, तो अब वो संसद के पास वापस भेज देता है पुनर्विचार के लिए कि आप इन कमियों पर एक बार विचार करिए और इसे सुधार कर भेजिए, ठीक है। अब संसद चाहे तो उसे उन कमियों को ठीक कर सकती है, सुधार सकती है, या संसद को लगता है कि सब ओके है, कुछ सुधारने की ज़रूरत नहीं है, तो जैसे का तैसा भी उसे वापस भेज सकती है, ठीक है। इसके लिए संसद कोई बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। अब जैसे एक बार पुनर्विचार के लिए अगर राष्ट्रपति ने विधेयक को भेज दिया है तो वहाँ से वो सुधार कर आए या ना आए, जैसा भी हो, ठीक है, मतलब वैसे का वैसा है, तो भी राष्ट्रपति दूसरी बार जब उसके पास पहुंच जाता है तो उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, ठीक है। निलंबनकारी वीटो में क्या होता है? एक बार पुनर्विचार के लिए भेज देता है, फिर जब वहां से वापस आता है तो उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। तो आपको याद रखना है कि इनके पास आत्यांतिक वीटो पावर शक्ति है, मतलब पावर है, और एक निलंबनकारी वीटो है, ठीक है। तो जेबी पॉकेट वीटो में क्या करता है राष्ट्रपति? ना तो सहमति देता है, ना तो अस्वीकृत करता है, ना रिजेक्ट करता है, ठीक है, ना एक्सेप्ट करता है, ना रिजेक्ट करता है, ना ही उसको पुनर्विचार के लिए भेजता है। एकदम अनिश्चित काल के लिए बिना बताए अपने पास, है ना, मतलब कितने समय तक के लिए रखा नहीं पता, अनिश्चित काल के लिए अपने पास रखकर लंबित कर देता है, कोई रिएक्शन नहीं करता, ना एक्सेप्ट करता है, ना रिजेक्ट करता है, ना पुनर्विचार के लिए भेजता है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? जेबी पॉकेट वीटो, यानी जेब में रख लिया समझ लीजिए, ठीक है, इसलिए इसका नाम पॉकेट वीटो रखा गया है, ठीक है। तो इसका प्रयोग ज्ञानी जेल सिंह ने किया था, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। पॉकेट वीटो का प्रयोग किसने किया था? तो ज्ञानी जेल सिंह ने किया था, ठीक है। आगे देखते हैं कूटनीतिक शक्ति। तो राष्ट्रपति के पास कूटनीतिक शक्तियाँ भी है, किस प्रकार की है? अन्य देशों के साथ सभी संध्या समझौते आदि, ठीक है, राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। तो जो भी विदेशों से, मतलब विदेशों में जो भी हम समझौते करते हैं वो सभी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ये इनकी कूटनीतिक शक्ति है, राजनयिक शक्ति है। हम अन्य देशों में जो हमारे देश के जो राजदूत हैं एवं उच्च आयुक्त है, इनकी नियुक्ति जो करता है वो, ये भी कूटनीतिक शक्ति है राष्ट्रपति की, ठीक है। मैंने नियुक्तियों से रिलेटेड में सिर्फ एक न्यायिक में न्यायाधीश वाले बताई, और इसमें एक राजनयिक वाले में जो राजदूत है, उच्च आयुक्त है, इनकी नियुक्ति जो है वो कूटनीतिक शक्ति में आती है, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं करेंगे आप, 2-3 बार वीडियो को अच्छे से देखिए, याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्वविवेक की शक्ति देखते हैं। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वह राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति भी है और स्वविवेकी शक्ति भी है। क्यों? ठीक है, क्योंकि मान लो अगर किसी जो भी नेता है, जैसे बहुमत दल का नेता, किसी भी दल को अगर बहुमत हासिल नहीं हुआ, क्योंकि बहुमत दल का नेता ही जनरली प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, ठीक है। मान लो किसी दल को बहुमत नियुक्त नहीं मिला है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति
के पास स्वविवेकी शक्ति है कि वो किसी भी दल के नेता को, ठीक है, क्या कर सकती है, प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है और उसे वक्त दे सकता है बहुमत सिद्ध करने का, ठीक है। मंत्रिपरिषद को की पद मुक्त करना, ठीक है, तो मंत्रिपरिषद को पद मुक्त करना, लोकसभा को भंग करना, ये सभी क्या है, राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियाँ हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन राष्ट्रपति की शक्तियों से रिलेटेड। और जब हम मेंस की क्लासेस पढ़ेंगे तो इन्हें और डिटेल से और अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि हमारा जो भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाए और हमें अच्छे से लिख सकें, ठीक है। फिलहाल पीएससी व्यापम के जो व्यापम वगैरह के जो एग्ज़ाम है उनके लिए तो इतना काफ़ी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो मैंने क्या बताया था आपको, जैसे सदन में सत्र नहीं चल रहा है, ठीक है, कोई भी सदन में सत्र नहीं चल रहा है, इसलिए राष्ट्रपति ने क्या लाया, अध्यादेश। लेकिन संसद का जो सदन स्टार्ट हो रहा है तो उसके बाद आपको 6 सप्ताह के भीतर, कितने सप्ताह के भीतर, 6 सप्ताह के भीतर सत्र में क्या रखना, संसद सत्र में क्या है, रखा जाना आवश्यक है, ठीक है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? किसकी सलाह लेता है? चलिए इसको मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कुछ क्वेश्चन आप भी सॉल्व करेंगे तो दिमाग की बत्ती जलेगी, है ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, तो ऑप्शन दिया है लोकसभा के अध्यक्ष की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। तो इसका आंसर क्या है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? ठीक है, तो देखते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग वो तो करता है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष ये भी करता है, वित्त आयोग का अध्यक्ष ये भी, राज्यों के राज्यपाल ये भी, है ना, महान्यायवादी, यानी सभी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन क्या होगा, डी, ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाना, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाना, राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना। कौन सा कथन सत्य है? सत्य को ढूंढना है हमें। तो राज्यसभा लोकसभा की बैठक, यानी मैं बोली थी ना, सत्र को जो आहूत करता है, तो ये तो सही है, ठीक है। राज्यसभा का लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाना, संयुक्त बैठक भी राष्ट्रपति बुलाता है और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, है ना। तो राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना, ये तो गलत हो गया, क्योंकि मैंने अभी बताया अध्यक्षता कौन कर रहा है? लोकसभा स्पीकर कर रहा है ना। तो इसमें आंसर क्या होगा, केवल 1 और 2, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी परेशानी हुई, मतलब मेरे समझाने के दौरान आपको कोई चीज़ें समझ नहीं आई होंगी, तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।